हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जो प्रश्न नंबर 1 और 2 है उसी का सोल्यूशन दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। जैसे दोस्तों प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जो भी आपके उदाहरण प्रश्न थे और इसकी प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 3 और जो 4 था दोस्तों, उसे मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में कवर करा दिया है। दोस्तों, ये जो प्रश्न थे आपके वो आपके रचना से संबंधित है। अगर इन रचना वाले प्रश्न को दोस्तों मैं अपने इस बोर्ड के माध्यम से बताता था दोस्तों, आपको काफी समझ में नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों उसके लिए चाहिए था कंस्ट्रक्शन अर्थात टूल बॉक्स की सहायता से आपको ये बताना पड़ता कि हम कैसे दोस्तों किसी संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को सरल तरीके से बताने के लिए यहाँ पर कॉपी का प्रयोग किया है और कॉपी के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ कि हम लोग संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन मत देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 और 2 को देख लीजिएगा, जो कि दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ही दोस्तों आपके इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न रह जाएंगे, प्रश्न 3 और 4, और साथ ही दोस्तों इसके जो उदाहरण प्रश्न होंगे उसे आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। अगर उसे आप देख लेते हैं और इसे देख लेते हैं तो आपका प्रश्नावली 1.2 का टोटल प्रश्न और उदाहरण दोस्तों खत्म हो जाएंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। ठीक है, अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रश्न 1.2 का प्रश्न नंबर 1 लिख दिया है और यहाँ पर दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब आपको केवल ये नहीं बताना है दोस्तों कि यह सत्य है कि सत्य है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है, अर्थात इसका रीजन भी आपको क्या करना है, आपको दोस्तों रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसमें आपसे कहा क्या जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें आपसे ये कहा जा रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है आपसे, अपरिमेय संख्या। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से भली बात ये बता चुका है दोस्तों कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होती है। अर्थात अगर हम बात करें वास्तविक संख्या के परिवार का तो दोस्तों वास्तविक संख्या के परिवार में आपके परिमेय संख्या के साथ साथ आपके अपरिमेय संख्या भी मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि अपरिमेय संख्या के साथ साथ परिमेय संख्या भी मिलेंगे। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह या जो संग्रह होता है दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो जब वास्तविक संख्या आपका परिमेय और अपरिमेय से मिलने से बना है तो फिर वास्तविक संख्या केवल और केवल आपका अपरिमेय कैसे हो सकता है, जबकि यहाँ क्या बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये कह रहा है आपसे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल होती है, क्योंकि जब आपका वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनी है तो उस वास्तविक संख्या के परिवार में आपका अपरिमेय संख्या भी आएगा। और जब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या परिवार में आएगा तो प्रत्येक मतलब जितने भी आपके अपरिमेय संख्या है उन्हें सभी अपरिमेय संख्याओं को दोस्तों आप लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो अपरिमेय संख्या है दोस्तों वो वास्तविक संख्या के परिवार का एक सदस्य है और इसी सदस्यता का भाग लेने के कारण ही दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या का एक सदस्य, या फिर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोगों ने ये जाना दोस्तों, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। होती है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है सत्य है। क्यों सत्य दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के परिवार का एक सदस्य होती है और इसीलिए हम बोल सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप लोग समझे कि हम लोग अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या परिवार का एक हिस्सा है और इसीलिए हम अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1 का दूसरे प्रश्न का। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, इसमें दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि संख्या रेखा कुल जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण होता है। किसका होता है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का निरूपण होता है, चाहे वो वास्तविक संख्या आपका परिमेय हो या फिर आपके वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, लेकिन होगा इन दोनों संख्याओं का ही। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पर बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां
एम एक प्राकृत संख्या है, यानी अब से बोल चुका है कि जो अंडर रूट यानी जो रूट में जो एम का मान है ना वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्या हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या दोस्तों हम उसे बोलते हैं जो संख्याएं गिनती की होती है, गणना की होती है, अर्थात एक से लेकर अनंत तक जाने वाली कुल जितने भी गणना वाली संख्या है, गिनती वाली संख्या है, उसे ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक संख्या रेखा बनाया है और इस संख्या रेखा के बिंदुओं पर मैंने क्या किया है दोस्तों, संख्याओं को निरूपण किया है। तो ये बोला है आपसे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो मान के चलते हैं कि आपका संख्या रेखा जो प्रत्येक बिंदु है वो ये संख्या है, यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब जो संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है यही क्या है, संख्या रेखा के बिंदुओं पर निरूपित आपकी संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि जो ये आपकी संख्याएं हैं क्या वो अंडर रूट एम के रूप का होता है। मतलब दोस्तों कि अगर यहाँ पर हम 2 की बात करें, यहाँ देखिए दोस्तों 2 है ना आपका, अगर हम यहाँ पर 2 की बात करें तो ये बोल रहा है आपका कि जो 2 है आपका वो क्या इस रूप में होता है, अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। देखिए दोस्तों आप रूट 4 लिखिए या फिर 2 लिखिए, बात में कोई अंतर है या फिर मान में कोई अंतर है, बोलिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे यही कहा जा रहा है, साथ में देख सकते हैं कि जो m का मान है वो एक प्राकृत संख्या है और यहाँ पर दोस्तों मैंने जो 4 लिया है वो भी एक प्रकार का नेचुरल नंबर ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृत संख्या नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूर्ण संख्या है या फिर आप यहाँ पर नेगेटिव संख्या है, आया प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को रूट 4 की को लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों हम कहें आपको कि यहाँ पर हम लोग रूट 9 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। क्या इसके मान में कोई बदलाव होगा, मतलब रूट 4 का वर्गमूल होता है 2 या फिर 2 का वर्ग होता है 4, रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 या 3 का वर्ग होता है 9। बात क्या है दोस्तों, एक ही है। तो ये जो संख्या है हमारा किसको किसको हमने लेकर देखा, 2 को लेकर देखा, 3 को लेकर देखा, और हमने ये जाना कि यार जो आपके संख्या रेखा पर निरूपित जो संख्या है उस सच में मतलब कि रूट एम के रूप में आ रही है, जहाँ एम क्या है आपका एक प्रकार की संख्या है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सब बोला है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब चाहे वो संख्या है आपकी धनात्मक हो और चाहे वो संख्या है आपकी ऋणात्मक हो। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों मैंने जो लिया आपकी यहाँ पर संख्या वो किसका लिया, मैंने धनात्मक संख्याओं का लिया। तो दोस्तों हम कोई और संख्या लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कोई एक संख्या ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं दोस्तों, 7। तो जब हमने ये संख्या 7 ले लिया तो जो ये 7 संख्या है दोस्तों वो आपके संख्या रेखा के किसी बिंदु पर उपस्थित होगा, मतलब 4 से आगे उपस्थित होगा। 4 से 3 कदम आगे बढ़िएगा तो आपको 7 क्या होगा, मिलेगा। तो जो दोस्तों आपको इस संख्या रेखा पर ये 7 मिला है, तो जो ये 7 है दोस्तों वो किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है। जितने भी आप संख्या देख रहे हैं ये कोई ना कोई संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल है। जबकि आपने अभी देखा कि जो 2 था वो किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल था, तो 4 का। जो 3 था वो किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल था, तो 9 का। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो ये 7 है वो भी किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगा दोस्तों। तो मान लेते हैं कि हमको पता नहीं है कि जो 7 है वो किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल है। जो 7 है आपका वो किस संख्या का है दोस्तों, पूर्ण वर्गमूल है। तो इसको दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया कि यहाँ पर मान लेते हैं कि रूट एम इक्वल टू 7। मतलब हम मान के चलते हैं दोस्तों कि संख्या रेखा का एक बिंदु हमने लिया 7। ठीक है दोस्तों, और ये जो 7 है वो मान के चलते हैं कि किसी एम संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, किसी एम संख्या का पूर्ण वर्गमूल है। लेकिन हमको पता नहीं है कि जो एम है वो कितना है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, आप लोग पता है ना कैसे दोस्तों। तो सिंपली रूप से हम क्या करेंगे, ये आपका एक प्रकार समीकरण है ना, समीकरण है। तो समीकरण क्या करते हैं हम लोग अदला बदली करते हैं इनके पक्षों को। तो पक्षों का अदला बदली मतलब यहाँ पर जो एम का ऊपर जो मान देख रहे हैं कैसे है दोस्तों, रूट में है ना। तो इस रूट को ट्रांसफर करेंगे हम दूसरे ओर। क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे ओर ट्रांसफर करते हैं। तो जब इस रूट को दूसरे ओर ट्रांसफर कीजिएगा तो यहाँ पर इसका मान कैसा हो जाएगा, यानी दोस्तों एम इक्वल टू आपको निकल कर आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रूट किस में हो चुका है, रूट जो है वो स्क्वायर के रूप में चेंज हो चुका है। और इसीलिए दोस्तों आपका जो एम का मान आएगा वो निकल कर कितना आएगा, 7 7 49। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो हमारा 7 है वो संख्या 49 का क्या है, एक पूर्ण वर्गमूल है। और साथ ही आपको पता चल गया कि एम का मान कितना है, 49 है। और 49 है कौन सी संख्या, तो वो है आपकी प्राकृत संख्या।
होना चाहिए पर किस संख्या, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पूर्ण संख्या या फिर आपका पूर्णांक संख्या, कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए आपका बिल्कुल कैसी संख्या, तो आपकी होनी चाहिए पारकीय संख्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों धनात्मक संख्याओं को ले लिया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर कोई और संख्या लेकर चलते हैं। ऋणात्मक संख्या को हमने देखा ना, धनात्मक संख्या में, धनात्मक संख्या में देखा कि जो आपके धनात्मक संख्याएं आपके संख्या रेखा पर निरूपित है वो सच में प्राकृतिक संख्या के पूर्ण वर्गमूल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रूट एम में जो एम का मान आपको मिला है वो कितना मिला है दोस्तों, एम का जो मान मिला है कितना मिला है, 49 मिला है। 49 पे क्या है दोस्तों, आपका प्राकृतिक संख्या है, तो रूट 49 इक्वल टू 7 लिखिए या 7 इक्वल टू रूट 49 लिखिए। तो क्या बात में कोई फर्क है, नहीं है ना, कोई फर्क दोस्तों है ही नहीं। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो अंडर रूट एम है वो क्या हो सकता है, मतलब अंडर रूट जो 49 है वो 7 के रूप में हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम कोई ऋणात्मक संख्या को लेकर चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 है ना, कितना है, -4 है दोस्तों, तो हम लोग -4 ही को लेते हैं। तो जो -4 दोस्तों हम यहाँ पर लिए हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आपकी धनात्मक वाली संख्याएं किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके जो ऋणात्मक वाली संख्या है संख्या रेखा पर, वो भी किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होगी। जब पूर्ण वर्गमूल है तो अब ना इस रूप में आई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, हम इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो -4 है वो m संख्या का पूर्ण वर्गमूल है। इसको लिख सकते हैं -4, हमने लिख दिया। हमको पता नहीं कि कौन संख्या का, लेकिन हम इसको मान के चले हैं कि m संख्या का पूर्ण वर्गमूल कितना निकल जाता है, -4, ठीक है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस रूट को ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर किए तो यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर होगा, रूट उधर जाएगा तो -4 क्या होगा दोस्तों, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर जो आपका m का मान होगा दोस्तों वो निकल कितना आएगा, -4 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4 चौके 16। आप सभी को पता है कि माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है, प्लस, यानी स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस को गुणा कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। तो माइनस का स्वरूप हटकर प्लस हो गया, और 4 चौके कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। तो आपने क्या देखा, आपने दोस्तों ये देखा कि √16 इजिकल टू -4 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, √16 इजिकल टू -4 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि √16 का जो वर्गमूल है वो -4 है। कितना है, -4 है, जो कि आपके संख्या रेखा के क्या है, ये बिंदु पर -4 वाले बिंदु पर क्या है, उपस्थित है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, और कोई आपसे कहे कि √16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा, आप दोस्तों तुरंत बताइएगा कि 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। आप ये नहीं बताइएगा कि 16 का वर्गमूल -4 होता है। अगर दोस्तों आप उसके सामने ये बताते हैं कि 16 का वर्गमूल -4 होता है तो आपका बताया हुआ गलत हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर आया है, सही आया है, √16 इक्वल टू -4। तो दोस्तों क्या ये आपके मतलब जो √16 इक्वल टू -4 वो सत्य है, सत्य है, यानी जो √16 का वर्गमूल होता है वो 4 होता है, और यहाँ पर प्राप्त हुआ है √16 का वर्गमूल -4। तो ये तो दोस्तों नियम के खिलाफ है, बिल्कुल नियम पर दोस्तों आधारित है ही नहीं, क्योंकि किसी भी धनात्मक संख्याओं का अगर पूर्ण वर्गमूल आप निकालिएगा तो उसका पूर्ण वर्गमूल भी दोस्तों आपका धनात्मक ही प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त नहीं होगा। और जबकि यहाँ पर ये कैसा प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो √16 का वर्गमूल आपको मिलता है कैसा, सभी को पता है कि √16 का वर्गमूल मिलता है दोस्तों 4, और यहाँ पर √16 का वर्गमूल निकल रहा है -4। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो √16 है वो -4 के लिए बिल्कुल भी सत्य नहीं है। वो केवल किसके लिए सत्य है, तो दोस्तों वो सत्य है √16 इक्वल टू 4 के लिए। क्यों, क्योंकि √16 का ही वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने ये जाना कि संख्या रेखा पर उपस्थित जो ऋणात्मक संख्या है उन ऋणात्मक संख्याओं के प्रत्येक बिंदु के लिए आपका जो स्वरूप होता है वो √m का रूप में नहीं होता है, बिल्कुल भी कहते दोस्तों नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर ले लीजिएगा दोस्तों 25 को, मान के चलते हैं कि √m इक्वल टू कितना है आपका -5 है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो -5 है वो √m का क्या है, पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, देखिए -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 5 25, और ये भी दोस्तों किस रूप में आ जाएगा, आपके धनात्मक रूप में आ जाएगा, यानी m इक्वल टू निकल गया कितना 25। और जब आप यहाँ पर m का मान दोस्तों आप यहाँ पर 25 रखते हैं और आपका √25 निकल कर आता है -5 के रूप में, तो क्या ये आपका सत्य होगा,
बोलिए सत्य होगा। यानी जो 25 का वर्गमूल होगा दोस्तों वो 5 होगा। अब मिल रहा है आपके 25 का वर्गमूल -5, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके संख्या रेखा पर उपस्थित कुल जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उन किसी भी ऋणात्मक संख्याओं के लिए जो √m होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों उस स्वरूप में नहीं होता है। ये केवल दोस्तों आपके धनात्मक वाले संख्याओं के लिए क्या है, मान्य है। अर्थात संख्या रेखा पर उपस्थित कुल जितने भी बिंदु हैं अगर वो धनात्मक संख्या वाले बिंदु हैं तो उनका स्वरूप दोस्तों √m के रूप का हो सकता है। अगर आप ये सोचिएगा कि √25 का वर्गमूल 5 आ रहा है और फिर √25 का वर्गमूल -5 आ रहा है तो हो सकता है कि जो -5 वाला होगा वो √-25 क्या होगा, वर्गमूल। यानी अगर √25 का जब वर्गमूल 5 प्राप्त होता है तो √-25 का वर्गमूल -5 मिलेगा, सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या बोला है ना, प्राकृतिक संख्या, यानी m का जो मान होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ना कि ऋणात्मक संख्या। और साथ ही दोस्तों जब आप अंदर में माइनस को लगा दीजिएगा तो ये आपका वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी, ये बिल्कुल भी दोस्तों आपकी वास्तविक संख्या ना कहलाकर क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। और संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु के लिए आपके काल्पनिक संख्याओं का स्थान नहीं है। आप लोग दोस्तों इसको रिमेंबर रखिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए खींचा है क्योंकि कहा तो छोटा है पर इसमें रहस्य काफी बड़े हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग अगर इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर ऐसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे आप उसको समझ पाने में कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, ठीक है। केवल लिख देना भी कोई बड़ा बात नहीं है, सबसे चीज़ है उसको दोस्तों अच्छी तरीके से समझना। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आपके संख्या रेखा उपस्थित कुल जितने भी ऋणात्मक संख्या वाले बिंदु हैं वे सारे के सारे बिंदु आपके √m के रूप में नहीं होते हैं, नहीं होते दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप लोग देखने प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया असत्य है। क्यों असत्य भाई, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है। काहे नहीं होता है उसे दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे प्रश्न का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों आप अभी जाने कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होती है। यानी वास्तविक संख्या में आपके परिमेय संख्या भी आएंगे और आपके अपरिमेय संख्याएं भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो आपका वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से ही बना है। तो जब दोस्तों वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से हुआ है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप लोग अपरिमेय संख्या कैसे कह सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को दोस्तों आप लोग अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब परिमेय संख्या आएगा उसे भी आप वास्तविक संख्या बोलिएगा और जब अपरिमेय संख्या आएगा उसे भी आप वास्तविक संख्या बोलिएगा। ये नहीं कि केवल अपरिमेय आए तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, अपरिमेय आए तो उसको हम बोलेंगे अवास्तविक संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपका अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, साथ ही आपका परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। इससे दोस्तों आपका जो तीसरा नंबर का जो कथन है वो असत्य है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। संग्रह होती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, असत्य है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह होती है। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती है, सम्मिलित रहती है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक है। तब तक दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 2 को यहाँ पर दोस्तों लिख चुका है। अब हम ये देखते हैं कि इस कथन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों इस कथन में आपसे पूछा जा रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। आपसे कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो शून्य के दाईं ओर स्थित रहते हैं और शून्य के दाईं ओर स्थित कुल जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या होती है वो एक प्रकार की दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। क्योंकि शून्य जो होता है आपका दोस्तों वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है
और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए इसको ना धनात्मक पूर्णांक में माना जाता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में माना जाता है। और शून्य के दाईं ओर स्थित कुल जितने भी आपके दोस्तों धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे सब के सब आपके एक प्रकार के प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या देख सकते हैं कौन कौन संख्या आती है। तो दोस्तों आपके प्राकृतिक संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, साथ ही और आगे अनंत जाइएगा तो 8, 9, 10 से लेकर 12, 13,000, 15,000 मतलब बहुत सारी संख्या क्या होंगी दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो आपसे यही कह रहा है कि क्या इनका जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इनका जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय होता है कि नहीं। लेकिन कैसा, सबका मतलब जितना भी आपका धनात्मक पूर्णांक है ना सबका बोला है, अपरिमेय होता है कि नहीं होता है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, 1 का। तो दोस्तों जब आप 1 का वर्गमूल कीजिएगा तो आप सभी को पता है कि 1 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो आपको 1 ही प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसका, तो दोस्तों 2 का। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों जब 2 का वर्गमूल करेंगे, देखिए जब आप 2 का वर्गमूल कीजिएगा तो जो 2 का वर्गमूल होता है दोस्तों वो पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता है। वर्गमूल वाली जिस संख्या का एक पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है तो बोलेंगे दोस्तों संख्या आपका बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्या √2 लिया है, तो √2 का जब दोस्तों आप यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो जिस तरीके से दोस्तों ये पूर्ण रूप में निकला है उस तरीके से अपने पूर्ण रूप में नहीं निकलेगा। तो पूर्ण रूप में ना निकलने की स्थिति में इसका जो मान आता है दोस्तों वो अपूर्ण प्राप्त होता है। और जब भी अपूर्ण मान प्राप्त होगा तो हम यही जानेंगे कि जो वर्गमूल वाली संख्या है आपका वो क्या है, वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका 2 है वो पकड़ा चुका है, यानी कि 2 का जब आप वर्गमूल कीजिएगा तो इसका वर्गमूल दोस्तों कैसा प्राप्त होगा, इसका वर्गमूल आपका अपरिमेय प्राप्त होगा। साथ ही अगर हम आगे बात करें 3 का, तो 3 का भी जब वर्गमूल कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो 3 का वर्गमूल होगा वो कैसे प्राप्त होगा, अपूर्ण प्राप्त होगा। तो ये भी क्या होगा, ये आपका जो संख्या होगा वो आपका अपरिमेय कहलाएगा, कौन, √3। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 4 का। तो जब हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो 4 का जब आप यहाँ पर वर्गमूल कीजिएगा तो 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, तो 4 का वर्गमूल प्राप्त होता है 2। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने √4 का वर्गमूल किया तो हमें एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हुआ 2, जो कि अपने पूर्ण रूप में क्या है, उपस्थित है। इसलिए कह सकते हैं कि जो √4 है दोस्तों वो एक प्रकार की कैसी संख्या है, वो एक प्रकार की परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो √4 में जो 4 है आपका वो कैसा है, वो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। और जब आपने इसी धनात्मक पूर्णांक का जब आपने वर्गमूल निकाला तो आपको वर्गमूल कैसा मिला, आपको अपरिमेय ना मिलकर दोस्तों आपको परिमेय मिला। यानी जो 2 है दोस्तों, जो 2 आपको प्राप्त हुआ है वो कैसा संख्या है, वो आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। जो 1 है वो कैसा संख्या है, वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है। साथ ही √2 का जो मान प्राप्त होगा, √3 का जो मान प्राप्त होगा, वे सब आपके अपरिमेय संख्या मिलेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके संख्या रेखा पर जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक संख्या है उन संख्याओं का यदि अगर हम वर्गमूल निकालें तो उन संख्याओं का वर्गमूल जो प्राप्त होगा दोस्तों वो परिमेय भी प्राप्त हो सकता है और अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो आपका अपरिमेय ही प्राप्त होगा, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है और परिमेय भी प्राप्त हो सकता है। इससे दोस्तों ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। बोला भी है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप इसी का ले लीजिएगा, किसका, √4 का। ठीक है, यानी कि जब आप 4 का वर्गमूल कीजिएगा दोस्तों तो आपको कैसी संख्या प्राप्त होगी, आपको परिमेय संख्या 2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस कथन का आंसर यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखे हैं। यहाँ पर लिखे दोस्तों, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते दोस्तों, क्योंकि 4 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल परिमेय प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 4 कैसे आपका एक प्रकार धनात्मक पूर्णांक है। और जब आप इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो दोस्तों इस धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्गमूल है आपको कैसा प्राप्त होगा, वो आपको परिमेय प्राप्त होगा। यानी √4 का वर्गमूल प्राप्त होता है 2। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो उदाहरण आपसे पूछ रहा है वो उदाहरण आपको दोस्तों मिल चुका है इस प्रकार से। और आप इसको क्या कीजिए दोस्तों, इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी
अच्छी तरीके से इनके आंसर को अगर दोस्तों कॉपी पर प्रस्तुत कीजिएगा तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स उठते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर पर्सनली 1.2 में जो प्रश्न 1 और जो प्रश्न 2 था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आपको बिल्कुल अच्छी और सरल तरीके से समझ में आई होंगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।